हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम यूपीएससी के पास्ट ईयर्स पेपर्स, स्पेशली सीसैट, जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं और जिसे प्रीलिम्स का जीएस पार्ट 2 भी कहा जाता है, यानी जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हम स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन को पहले कवर कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने तय किया है 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को टारगेट किया है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत 2014, 2015 और 2016 के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता ही है कि सीसैट कितना ज़्यादा ट्रिकी हो गया है और उसमें कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गए हैं, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ट्रिक और प्रैक्टिस के माध्यम से हम उस पर थोड़ा फतेह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ही एक ऐसा पार्ट है जिसके क्वेश्चन के आंसर वहीं मौजूद होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उसको सॉल्व कर लोगे, और उससे लगभग 27 से 30 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस कड़ी में हमारा जो है 2017 का पेपर जो है वो सॉल्व कराया जा रहा है और ये पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट यानी 2017 के पार्ट 1 में हम 22 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज इस वीडियो की शुरुआत होगी पैसेज के पार्ट 3 से और क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हर वक्त हर वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में, कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले हम उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि कॉम्प्रिहेंशन में पूछा क्या जा रहा है, और ये बात हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम दिमाग में रहे और हम उसका जो सल्यूशन है वो आसानी से ढूंढ सकें। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी वाली बात कि आंसर जो है वो आपको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन में लिखे हुए बातों पे ही बेस्ड होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिए गए पैसेज हैं उसका निहितार्थ क्या है, मतलब उसमें जो दिया गया अर्थ है उसका जो मीनिंग है, क्या बोलना चाह रहा है पैसेज, वो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो पैसेज में लिखा है कि लोकतांत्रिक राज्य में जहाँ लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है, सर्वसत्ताधारी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संगठित संकल्प में बिरले ही संघर्ष होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लिखा हुआ है बिरले ही संघर्ष। बिरले का क्या मतलब होता है? तो इसका जो इस पैसेज का जो इंग्लिश में दिया गया है मीनिंग, वहाँ पे आपको दिखा हुआ है शेल्डम अकर्स। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, तो जहाँ पे आप मैच्योरिटी देख रहे हो, जहाँ पे लोग मैच्योर हैं लोकतंत्र में, ठीक है, तो वहाँ जो कानून बनाने वाली सत्ता है और जो जनता है, ठीक है, उनके बीच में कभी कभी संघर्ष होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो अगर आपको कभी मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश वाले पैसेज को देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल प्रमुख तत्व होता है। तो क्या बल प्रमुख तत्व है? एक तो यहाँ पे प्रमुख आ जा रहा है कि मतलब फोर्स लगाना ज़रूरी है जहाँ लोकतंत्र है। तो यहाँ पे जो ये प्रमुख है ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस बिहाफ पे हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल एक बड़ी सीमा तक प्रमुख तत्व है। सीमा है और प्रमुख तत्व है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है कि बल एक प्रमुख तत्व है या सीमा है, और ये फिर से एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया गया है, तो इस हिसाब से भी ये कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल का प्रयोग अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक नहीं है, आपको बैलेंस आंसर होना चाहिए मीनिंग का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी संघर्ष होता है, उसमें लिखा है। तो ना एक्सट्रीम है ना लोएस्ट है, तो यहाँ दो एक्सट्रीम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे अप्रासंगिक ही बता दिया।
तो इस हिसाब से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर होगा। पर इसमें लिखा क्या है डी में कि परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल घटकर एक उपांतिक तथ्य यानी मार्जिनल फिनोमिना रह जाता है। तो ये हमारा आंसर सही है कि फोर्स कम लगाना होता है जब आप परिपक्व हो तो। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर हो गया सही। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा हिंदी का पैसेज 4 और ये पैसेज 5 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पैसेज 6 और पैसेज 7। और यहाँ पे है हमारा इंग्लिश का पैसेज 4, पैसेज 5 और पैसेज 6 और ये रहा पैसेज 7। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ दिए हुए हैं 27। ओके, तो चलिए हम अपने हिंदी के पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि पढ़ेंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिया गया जो पैसेज है किससे संबंधित है। तो ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं, फिर नीचे दिए गए चीज़ों में से संबंधित बताते हैं कि किससे इनका कौन सा संबंध है। तो पैसेज कहता है कि सफल लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि एवं भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसमें मतदाता एक आवश्यक अंग है। जानबूझ करके इस प्रकार की रुचि न रखना और मतदान न करना एक प्रकार की अंतर्निहित अराजकता है। अगर आप जानबूझ के वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये अंतर्निहित अराजकता है। यह स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लाभों का उपभोग करते हुए अपनी राजनीतिक दायित्वों से मुख मोड़ना है। मतलब कि आप राजनीतिक समाज में जो लाभ मिल रहे हैं आप उसका तो उपयोग कर लेते हो, उपभोग कर लेते हो, लेकिन अपने दायित्व नहीं पूरे करते हो वोट ना दे करके। तो ये लिखा हुआ है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है मतदाता, उसको लेकर के क्या इनका ओपिनियन है पैसेज में। तो पहला ऑप्शन अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन के। तो ऑप्शन ए कहता है मतदान का दायित्व, दूसरा है मतदान का अधिकार, तीसरा है मतदान की स्वतंत्रता और चौथा है राजनीति में भागीदारी का अधिकार। तो ऐसी बात है, ये तो बहुत इजी सा था कि मतदान का दायित्व। ठीक है, अधिकार, स्वतंत्रता और भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, इन सब की बात कही नहीं गई है पैसेज में। यहाँ देखो आप दायित्व की बात कही गई है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर होता है ए। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, पैसेज 5। और इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब कि पैसेज में जो दिया गया है, सुझाया गया है, क्या सुझाया गया भाई साहब सॉरी, इस पैसेज में यह सुझाया गया है, प्रतीत होता है कि अब की के लिए हमको ऑप्शंस पढ़ने होंगे। ठीक है, तो कुछ इंडिकेट करता है। अब देखते हैं क्या भाव या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं, क्या संबंधित है, इसका मतलब यही है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं पहले, उसके बाद। तो पैसेज कहता है कि किसी स्वतंत्र देश में नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति समानता, उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति होता है, सामान्यता। ठीक है, इसके साथ ही इसका पूर्वानुमान कर लेना भी समानता संभव होता है कि वह इस स्थिति तक पहुंचेगा क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसके चारित्रिक गुणों को देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा नेता अगर बना है तो ऐसे ही नहीं बना होगा, उसके प्रारंभ में ही उसके चरित्र और उसके गुणों को देखा जा सकता है। किंतु किसी तानाशाह के मामले में यह हमेशा सत्य नहीं होता। ठीक है, तानाशाह के मामले में वह प्रायः अपनी सत्ता की स्थिति तक संयोग से पहुंच जाता है। ठीक है, उसके लिए अवॉर्ड किया गया है, सहयोग से पहुंचता है, अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखद स्थिति के कारण। और अगर वो बार बार पहुंच रहा है तो देश की स्थिति दुखद स्थिति है। ठीक है, अब इस आधार पे देखते हैं कि क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन ए दिया है कि नेता अपनी भावी स्थिति का पूर्वानुमान कर लेता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेता सिर्फ, ठीक है, किसी स्वतंत्र देश के द्वारा ही चुना जाता है।
ऐसी बातें ऐसे तो जनरली नहीं होता कि सिर्फ उसी से हो, लेकिन ना ही पैसेज में भी नहीं दिया गया है, ठीक। तो इस हिसाब से भी कट जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक एक्सट्रीम वर्ड है, इस हिसाब से भी ये कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन सी जो आंसर दिया गया है कि किसी भी नेता को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका देश निराशा से मुक्त रहे, ठीक है। तो ये किसी भी नेता पे लागू है, ये तो एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ठीक है। और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसका देश निराशा से मुक्त रहे, ठीक है। चलो ऑप्शन डी पढ़ते हैं। किसी भी देश में बनी हुई निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है। तो हाँ, ये बात पैसेज में लिखी गई है, और यहाँ पे दिए गए दोनों ऑप्शन सी और डी में से ये सटीक है। देखिए, जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है मैं उसको रो करके आगे के पैसेजेस इसलिए बता पाती हूँ, मतलब ऑप्शंस जो क्वेश्चन के वो बताने का कारण ये होता है कि आप रिलेट कर पाओ कि सच में जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होता है 50-50 वाला। तो उनमें से क्या बेटर हो सकता है, इस हिसाब से तय करना। और 2017 के पेपर तो मुझे लग रहा है कॉम्प्रहेंशन के काफ़ी ज़्यादा ईजी आए हैं। अभी तक मैंने 16 के सॉल्व कराए थे, उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकती हूँ अभी। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज 6। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ है, तो ये रहा क्वेश्चन 26। और यहाँ पे पूर्व धारणा की बात कर रहे हैं कि पूर्व धारणा क्या हो सकती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन यानी कि आप कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है पैसेज के आधार पे। तो ऐसे पैसेजेस में क्या होगा कि ऐसा कर रहा है या हो सकता है, या इस तरीके की बातें चलेंगी, भविष्य वाली बातें, कल्पना वाली बातें, ठीक है। कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके की बातें होंगी इसमें, ठीक है, पूर्व धारणा वाले में, कल्पना वाले में। तो चलिए पैसेज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। पैसेज कहता है कि तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वरदान है वो है भौतिक संपदा का संचय, ये नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा भौतिक संपदा का संचय कर रहे हैं, ये वरदान नहीं है सबसे बड़ा। तो क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में इनकी जितनी मात्रा का वास्तविक रूप में उपभोग किया जा सकता है, ठीक है, वास्तविक रूप में उपभोग किया जा सकता है, वो बहुत अधिक नहीं है। जो भौतिक चीज़ों का वो कितना भी आप कर लोगे उपभोग, वो बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, ये कहने का मतलब है। किंतु फुर्सत के समय के उपभोग की संभावनाएं इसी संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं है। इन्होंने फुर्सत के समय के उपहार के सदुपयोग का कभी अनुभव नहीं किया। वे लोग जो इसका दुरुपयोग यानी भौतिक वस्तुओं का जो है दुरुपयोग कर सकते हैं, फिर भी समाज की एक अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना ही आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यहाँ फुर्सत के समय का उपभोग से संबंधित बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि भौतिक उपभोग ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, तो समय से इनका तात्पर्य है। तो फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना ही आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। पैसेज में तो ये बता दिया कि भौतिक उपभोग ज़्यादा उपयोगी नहीं है, आदिम समाज के लिए फुर्सत वाले समय का सदुपयोग करना ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है, ये पैसेज कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है कि फुर्सत के समय के लोग सदैव उपहार के रूप में देखते हैं, ठीक है, तथा इसका उपयोग और अधिक भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए करते हैं। और अधिक भौतिक संपदा नहीं, ये बात नहीं लिखी गई है, ठीक है, और अधिक भौतिक संपदा का उपयोग नहीं करते हैं, और ये सदैव, ठीक, फुर्सत वाले समय को ये इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस हिसाब से ए तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यानी ए और सी ऑप्शन कैंसिल।
नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि कुछ लोग द्वारा फुर्सत के समय का न्यूतन यानी न्यू और मौलिक चीज़ों के उत्पादन के लिए यानी कि न्यू और ओरिजिनल जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना ही मानव प्रगति का प्रमुख स्रोत है। यानी भौतिक चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना है, जो नई चीज़ें जो ओरिजिनल चीज़ें उनके उत्पादन के लिए। तो ये सही है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है आंसर यहाँ पे। तो चलिए पैसेज 7 सॉल्व करते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा जा रहा है शेप अपने आप बना। तो पूर्वधारणा, फिर से वही अजम्पशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या फ्यूचरिस्टिक या इस तरीके से काल्पनिक बातें की जा रही हैं इसमें। तो पैसेज कहता है कि इस अभिकथन में, मतलब जो पैसेज दिया गया है इसमें किंचित से कहीं अधिक, जितना आप सोचो उससे अधिक सच्चाई है कि समसामयिक घटनाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या, ठीक है, के लिए प्राचीन इतिहास का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक। और ये क्यों आवश्यक है? किंतु जिस बुद्धिमान ने समझदारी के ये शब्द कहे थे उसने विशेष रूप से इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों का अध्ययन से होने वाले जो फ़ायदे हैं, ठीक है, जिसने भी ये बात कही है उसने प्राचीन के इतिहास की जो लड़ाई हुई हैं उनसे फ़ायदों में अवश्य ही कुछ ना कुछ कहा होगा, ठीक। तो उनके फ़ायदों पर कुछ ना कुछ कहा होगा। और क्यों कहा होगा? क्योंकि इनमें हम में से उनके लिए सबक शामिल है, क्योंकि उसमें सबक शामिल है, उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो क्या है? जो नेतृत्व करते हैं या नेता बनने की अभिलाषा रखते हैं, इस तरीके के अध्ययन से कुछ ऐसे गुणों और विशेषताएं उद्घाटित होंगी जिनसे विजेताओं के लिए जीत परिचालित हुई, और वे कतिपय कमियां भी जिनके कारण, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अध्ययन किया गया जो युद्धों का, उसमें सबक शामिल है और अध्ययन में कुछ ऐसे गुण और विशेषताएं भी शामिल हो जाती हैं जब आप स्टडी करते हो ऐसी चीज़ों की, जिससे आप अपनी कमियों और विजेता होने के लिए जो अर्हता है, ज़रूरी है, उनको देख पाते हो, ठीक। तो इन जो कमियां भी उद्घाटित हुई हैं उसके कारण हारने वालों की हार हुई और विद्यार्थी यह देखेगा कि यही प्रतिरूप सदियों से लगातार बार बार पुनर्गठित होती है। तो यानी कि यहाँ पे कुल मिला के दिखाया जा रहा है इस पैसेज में कि एक जो पुराने विद्यार्थियों के लिए एक संदेश के तौर पर है कि इतिहास का जो अध्ययन है वो किस नज़रिए से किया जाए ताकि उनको मतलब बेनिफिट हो पाए, ठीक है। अगर वो नेता बनना चाहते हैं या कुछ लीडरशिप चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो लड़ाइयाँ हुई हैं इतिहास में उनका अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि राजाओं का अध्ययन करते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी। इवन हिटलर का भी, कि वहाँ से आप क्या क्या अच्छी चीज़ें ले सकते हो, पिक कर सकते हो, क्या क्या बुरी चीज़ें जो आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरीके की बातें। तो चलिए इस आधार पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को समझने में सहायता करेगा। नहीं, आधुनिक युद्ध स्थिति, इसके बारे में तो कोई जानकारी हमको पैसेज में दी ही नहीं गई है, ठीक है, कि आधुनिक युद्ध स्थिति के बारे में हमको सहायता करेगा। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो कैंसिल हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है इसके लिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। यहाँ तक तो ठीक है कि इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, अगर लिखा होता है कि करना चाहिए, पर इन्होंने लिख दिया कि अनिवार्य। एक तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, दूसरा ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य होता नहीं कि आपको अगर लीडर बनना है तो आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तभी आप लीडर बनेंगे, और ऐसा पैसेज में भी अनिवार्यता शो नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से, और ये एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी इस हिसाब से भी ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पैसेज।
और ये पैसेज नंबर 1, 2 और 3, और इससे रिलेटेड होंगे इंग्लिश के पैसेज 1, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, पैसेज 2 और पैसेज 3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पैसेज 3 के, और ये पैसेज 4 और पैसेज 5। तो चलिए हम अपने हिंदी के पैसेज को शुरू करते हैं। तो हम पैसेज को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि दिया गया जो पैसेज है उनमें से कौन सा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मतलब ऊपर में कोई बात कही गई है और उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई है। तो इसमें क्वेश्चन एक ही है। तो चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। तो पैसेज कहता है कि परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से दो तरफा स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। ठीक है, ये संभावना है कि कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाएं, जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले जो नए समूह हैं और प्रतीक के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्तियां होती हैं कि वह विविध वर्गों, ये राजनीतिक विकास की प्रवृत्तियां बताया जा रहा है कि वह विविध वर्गों, जातियों, क्षेत्र, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसायों एवं अन्य समूहों की सामूहिक चेतना का पोषण करती है। तो ये है कि परंपरागत संस्थाएं जो हैं उनमें जब विघटन होती है पहचान और निष्ठा को लेकर के, तो वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक परंपरागत सोच होती है, एक राजनीतिक विकास से संबंधित सोच है, यहाँ पे दो दी गई है, जो नए विचारों और धर्मों, जातियों और बाकी सारे समूहों के साथ अपने पोषण को जोड़ती हैं। ठीक, तो ये बात कही गई है। तो और वो चाहते हैं कि परंपरागत जो चीज़ें थी उनके साथ वो नई चीज़ों को डेवलप करें, जोड़ें। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो कहता है, यानी ए जो है वो कहता है, राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल है। समृद्धि भी होती है, ह्रास भी होती है, परंपरागत है और नई विकास है। अच्छा चलो हम इसको अभी ऑप्शन में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन बी कहता है कि परंपरागत समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पक्षों का विरोध करने में सफल होते हैं। पक्षों का विरोध, ऐसा तो कहीं नहीं शो हो रहा है कि पक्षों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो परंपरागत चीज़ों को नई चीज़ों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि परंपरागत समाजों के लिए लंबे समय से बनी हुई निष्ठाओं से मुक्त होना असंभव है। फिर ये एक एक्सट्रीम वर्ड है और ऐसी कोई बात पैसेज नहीं कहता, तो हमारा सी कैंसिल हो जाएगा। डी जो है देखते हैं क्या है कि परंपरागत जो निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि ऑप्शन ए और डी में, फिर से पढ़ते हैं। डी की परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है, और ऑप्शन ए कहता है राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल हैं। तो ए और डी में जो है, डी व्यापक जो है ना आंसर को समाहित करता है। ये ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करता है कि हाँ एक दिशा में चलने वाली नहीं है, इसमें ह्रास भी होती है और समृद्धि भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब पैसेज 2 देखते हैं कि क्या कहते हैं, और उससे पहले उसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत, विवेचनात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या होगा, ठीक है, ये देखना है। तो देखते हैं कि पैसेज क्या कहना चाहता है, क्या मीनिंग निकलता है। तो पैसेज में लिखा है कि पूरे विश्व में सरकार में पारदर्शिता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। प्रादेशिकता लिखा हुआ है कि एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 के दशक से
क्षेत्रों और समुदायों की ओर सत्ता का व्यापक अधोगामी हस्तांतरण हुआ है, मतलब उसकी तरफ उन्मुक्त हुए हैं। इस प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत अराष्ट्रीय यानी सब नेशनल स्तर पर नई राजनीतिक सत्ताएं और निकाय बनते हैं तथा उनकी क्षमताएं और शक्तियों में वृद्धि होती है। तो इस अधोगामी हस्तांतरण से अवराष्ट्र की अवधारणा आती है, जिसमें नई राजनीतिक सत्ताएं बनती हैं, निकाय बनती हैं, ठीक है, शक्तियों में वृद्धि होता है। प्रतिविकास जिसे कहते हैं, इस कंडीशन को प्रतिविकास कहते हैं, डिवोल्यूशन कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रतिविकास की विशेषता है, क्या है विशेषता, कि ये 3 घटकों से मिलकर बना है। और वे घटक क्या हैं? राजनीतिक वैधता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और संसाधनों का विकेंद्रीकरण। यहाँ राजनीतिक वैधता से आशय है कि नीचे जन समुदायों से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उठने वाले मार्ग, जिसमें विकेंद्रीकरण के लिए एक राजनीतिक बल निर्मित करने की क्षमता होती है। यानी कि जो जन समुदाय हैं उनको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना, ठीक है, उनकी क्षमताओं को विकसित करना। कई मामलों में आधारित स्तर पर इनके लिए पर्याप्त राजनीतिक संगठन हुए बिना ही सरकार के ऊपर स्तर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। तो सरकार के ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है और ऐसे मामलों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रायः अपने उद्देश्य से पूरा नहीं कर पाती। जब हम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ऊपर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ये अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचती, जबकि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया निचले जन समुदायों से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है कि अराष्ट्रीय राजनीतिक सत्ताओं के निर्माण के लिए और इस तरह के सफल प्रतिविकास और विकेंद्रीकरण जो सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली जन नेताओं का उभरना अनिवार्य है। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे अनिवार्य शब्द भी इस्तेमाल कर दिया गया, इसी का मतलब है कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया पैसेज में, तो इस हिसाब से कैंसिल हो जाएगा और इस एक्सट्रीम वर्ड की वजह से भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि सरकार के ऊपरी स्तर, ध्यान दीजिएगा ऊपरी स्तर, ठीक है, से क्षेत्रीय समुदायों पर कानून द्वारा या अन्यथा प्रतिविकास और विकेंद्रीकरण को अधोरोपित किया जाना चाहिए। नहीं, ऊपरी स्तर से नहीं किया जाना चाहिए। ये जहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण प्रक्रिया जो है उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती है। तो इस हिसाब से बी हमारा जो ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन है प्रतिविकास को सफल होने के लिए ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा होती है जिसमें निचले स्तर के लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो और आधारित स्तर पर उनकी सक्रिय भागीदारी हो। ये तो निचले स्तर पे हो, ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। और ये जो पूरी लाइन लिखी है इसका मतलब है विकेंद्रीकरण, एक शब्द में कहा जाए तो विकेंद्रीकरण। तो ये लाइन तो ठीक सी लग रही है, लेकिन हम डी पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। डी में लिखा है कि प्रतिविकास होने के लिए जनता में क्षेत्रवाद की प्रबल भावना होनी आवश्यक है। नहीं, यहाँ पे सटीक आंसर जो है वो सी है। और हमारा ये निष्कर्ष पूछ रहा है कि पढ़ने के बाद क्या निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है इसका। तो यहाँ पे ये मतलब निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रही है। तो सी हमारा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं पैसेज थर्ड। तो थर्ड में क्या लिखा है, और इससे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है 43 का कि सर्वाधिक तार्किक और सारभूत संदेश पूछ रहा है। तो संदेश पूछने का क्या मतलब होता है कि आप हमेशा जो है संदेश थोड़ा वे फॉरवर्ड देंगे, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव देंगे, ठीक है। तो ये सारे देखने ये चीज़ें बताने का मतलब है कि आप ऑप्शंस में जब भी पढ़ना तो इस तरीके का सेंस आना चाहिए, नेगेटिव सेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो कैंसिल करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन कहता है हमारा, सॉरी पैसेज कहता है हमारा कि हम डिजिटल काल में रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। डिजिटल सिर्फ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका उपयोग कार्यनीतिक रूप से और विशिष्ट तौर पर कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
हमारे यह प्रत्यक्ष ज्ञान कि हम कौन हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया से हम किस प्रकार जुड़ते हैं, और वे तरीके जिनसे हम अपने जीवन, श्रम और भाषा के प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा ही संचालित हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुमकिन है टेक्नोलॉजी की वजह से। डिजिटल हर जगह विद्यमान है और हवा की तरह अदृश्य है। यहाँ पे लिखा है, हम डिजिटल व्यवस्थाओं के अंदर रहते हैं। हम अंतरंग गैजेटों के साथ जीते हैं। हमारे पारस्परिक क्रियाएं डिजिटल माध्यमों के द्वारा होती हैं और डिजिटल की मौजूदगी तथा उसकी कल्पना से हमारे जीवन को प्रभावशाली ढंग से पुनर्संरचित कर दिया गया है। मतलब हर जगह डिजिटलाइजेशन चल रहा है जिसके बीच में हम रहते हैं। तो डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक है। वो दशा और संदर्भ है जो हमारे आत्मबोध, समाज बोध और शासन संरचनाओं बोध के आकार और सीमाओं को परिभाषित करता है। तो संदेश, वैसे भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था संदेश में कि संदेश हमेशा लास्ट में दिया जाता है। तो ये लगभग आपको उसका क्रक्स मिल रहा होगा लास्ट के लाइनों में कि डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक वो दशा और संदर्भ है जो हमारे आत्मबोध, समाज बोध और शासन संरचना बोध के आकार और सीमाओं को परिभाषित करता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, उसके बाद हम तय करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर शासन की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नहीं, ठीक है, सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। और यहाँ सभी जो है एक्सट्रीम वर्ड भी है और ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं की गई है, तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी जो है वो कहता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बात करना हमारे जीवन और जीवनचर्या की बात करना है। हाँ, तो ये बात सही है कि हम इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं और ये लाइन मेंशन भी है पर कि बिल्कुल हवा की तरह अदृश्य है और हमारा जो पूरा दिनचर्या है उनसे ही घिरा हुआ है, वो सिर्फ एक उपकरण मात्र नहीं है। तो खैर चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बात सही लग रही है। सी कहता है कि हमारी रचनात्मकता और कल्पना को डिजिटल माध्यमों के बिना अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, जब हम डिजिटल नहीं थे तब भी ऐसा कर सकते थे कि हम व्यक्त कर पाते थे और भी अभी भी माध्यम है। तो ये नेगेटिव संदेश हम नहीं देंगे, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी जो है कि डिजिटल तंत्रों का उपयोग भविष्य में मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये बात आपको सही लग सकती है, ठीक है, लेकिन ये बात जो है वो मेंशन नहीं है कहीं पे भी आपको पैसेज में, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया। और हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सटीक बैठता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात हमारे जीवन और दिनचर्या की बात करना लगभग बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि पैसेज 4 क्या कहता है, और उससे पहले उसके क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। तो इसमें भी सेम ही है कि आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या होता है सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और विवेचनात्मक पूर्ण। इतना सारा लंबा लिखने का क्या मतलब है, निष्कर्ष भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन यूपीएससी है, घुमा के पूछेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है पैसेज में। तो लिखा है कि आईएमएफ ने ध्यान दिलाया है कि एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मध्यम आय जाल यानी मिडिल इनकम ट्रैप में पड़ जाने का संकट बना हुआ है। इसका आशय क्या मतलब है, इसका जो ऊपर लाइन पड़ी गई है कि इन देशों की औसत आय जो कि अब तक तेज़ी से बढ़ती रही है पर एक बिंदु से आगे बढ़ना बंद कर देगी। ये है ट्रैप का मतलब, एक ऐसा बिंदु जो कि विकसित पश्चिमी जगत की आय से काफ़ी कम है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो विकसित है पश्चिमी लोग, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी आय से काफ़ी कम रहेगी वो जो पॉइंट है जहाँ पे रुकेगी इकॉनमी। तो आईएमएफ आधारभूत संरचना से लेकर के कमज़ोर संस्थाओं तक और अपर्याप्त रूप से अनुकूल समष्टि आर्थिक यानी माइक्रो इकोनॉमिक दशाओं तक मध्यम आय जाल के कई कारणों की पहचान करता है। तो ये आईएमएफ का काम है कि वो कारणों का पहचान करता है
जिसमें से कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। जो उन्होंने कारण पहचाने वो कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है, परंतु IMF कहता है कि सर्वे रूपेण कारक, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, उत्पादकता की वृद्धि में गिरावट है। ठीक है, तो IMF ने ऐसा अनुमान लगाया है मिडिल ईस्ट जो देश हैं वहाँ के उनकी जो अर्थव्यवस्था एक पॉइंट पे जा कर के रुक जाएगी। ठीक है, और इन सब कारणों की पहचान जो IMF करता है, और उन्होंने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा इनके पीछे का जो कारण है, सर्वश्रेष्ठ कारण है, सर्वरूपेण कारण है, वो है उत्पादकता की जो वृद्धि है उसमें गिरावट। तो चलिए अब इस आधार पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या है और उनमें आंसर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है कि किसी देश के मध्य आय अवस्था में पहुँच जाने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप आय की वृद्धि रुक जाती है। ये बात तो सही है, हमने अभी पढ़ा भी है, पर हम देखते हैं कि सबसे तर्कसंगत, विचारणात्मक और शारीरिक तार्किक कौन सा वाला है निष्कर्ष। तो ये हम ऑप्शन में रखते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बी ऑप्शन कहता है कि मध्य आय जाल में फंसना तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं की एक समान विशेषता है। नहीं, ये विशेषता सामान्य नहीं है, ये फंसने की कैटेगरी, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। तेज़ी से बढ़ेगी नहीं, ये रुक जाएगी। सी ऑप्शन है कि एशिया की उभरती, सॉरी मैंने मिडिल ईस्ट शायद कह दिया था, एशिया के बारे में बात हो रही थी। तो एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि की गति को बनाए रखने की कोई आशा नहीं हो। नहीं, ये नेगेटिव निष्कर्ष नहीं है, ऐसी कोई बात कही भी नहीं गई है पैसेज में। डी ऑप्शन क्या कहता है कि जहाँ तक उत्पादकता की वृद्धि का प्रश्न है, एशिया के अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट और ऐसे कोई भी बात वहाँ पर दिया नहीं गया है पैसेज में, तो कैंसिल करने के हिसाब से, और ये बात स्टेटमेंट सही दी गई है, इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर होता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक होता है समाप्त, और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट और फाइनल 2017 के वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।